हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश का क्लास लेकर के आया हूँ और इसमें आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट टू बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप सभी जो है बिल्कुल अंत तक इस क्लास को देखेंगे और अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। आइए आज का आपका क्लास स्टार्ट करता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का प्रोज है, यानी ये जो कहानी है ये किस टाइप का है, ये जो प्रोज है वो किस टाइप का है। चलिए पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या ये स्टोरी है, क्या ये स्पीच है, या फिर एस्से है, या ड्रामा है। आइए एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, स्टोरी का मतलब हो जाता है कहानी, तो ये कहानी नहीं है ना। क्योंकि आप पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो वहां पे आपको ये नहीं बताया गया होगा कि ये कहानी है। तो सबसे पहला ये चीज क्लियर हो जाता है। दूसरा कि क्या ये स्पीच है, तो ये भी नहीं है, स्पीच मतलब होता है भाषण। तीसरा है क्या ये एस्से है, एस्से मतलब होता है निबंध। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एस्से है। क्या ये ड्रामा है, तो ये भी गलत है ना। तो हमने देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये एक क्या है, मेरा इससे है, अर्थात ये निबंध है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। प्यारे बच्चों, उसी चैप्टर में एक बुक के बारे में जानना था जिस बुक का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इसमें इसका अर्थ ये हुआ हु रोट द फेमस बुक, किसने लिखा है प्रसिद्ध किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये प्यारे बच्चों ये किताब का नाम है और आपसे पूछा जा रहा है किसने लिखा है। चलिए पहला ऑप्शन को देखते हैं। क्या ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं, क्या ये एडवर्ड गिवन ने लिखे हैं, क्या जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न प्रश्न को समझ गए हैं, ऑप्शन को भी समझ लिए। तो ये क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखा है। महात्मा गांधी जी का बुक है द द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, है ना, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये उनका किताब है प्यारे बच्चों, ये नहीं है, जो कि उनका बायोपिक है। ये एडवर्ड गिवन, ये आपको इस बुक को लिखे हैं, है ना। कौन से बुक, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, है ना। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, एडवर्ड गिवन के द्वारा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न के तरफ। व्हाट डज द गोल्डन फ्लेश मीन। यहां से एक वर्ड है, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों ये जो देख रहे हैं गोल्डन फ्लेश, इसका मतलब क्या है। व्हाट डज द गोल्डन फ्लेश मीन, गोल्डन फ्लेश का क्या अर्थ होता है, यहां पे ये पूछा जा रहा है। तो क्या डिफिकल्ट टू फाइंड, क्या डिफिकल्ट टू फाइंड इसका आंसर है, इजी टू गेट आंसर है, या अ न्यू थिंग्स है, अ लवली ऑब्जेक्ट है। इसका सही जवाब क्या होगा। डिफिकल्ट टू फाइंड का मतलब हो गया कठिनाई से पाना, इजी टू गेट हो गया मतलब आसानी से पाना, अ न्यू थिंग मतलब हो गया एक नया चीज, और एक लवली ऑब्जेक्ट मतलब एक प्यारा ऑब्जेक्ट। अब इसका आंसर सही क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, गोल्डन फ्लिश का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब कठिनाइयों से किसी चीजों को हासिल करना, इजी टू गेट आसानी से पाना, ये नहीं है। अ न्यू थिंग, गोल्डन फ्लिश का मतलब ये नहीं है। अ लवली ऑब्जेक्ट, ये भी गोल्डन फ्लिश का मीनिंग नहीं है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है जिस सिविलाइजेशन का नाम है एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू
एटिक सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करते हैं? क्या एटिक सिविलाइजेशन चाइना से बिलोंग करता है? क्या रोम से बिलोंग करता है? या इंडिया से बिलोंग करता है? या ग्रीक से बिलोंग करता है? प्यारे बच्चों, एटिक सिविलाइजेशन ना तो चाइना से बिलोंग करता है ना? न ही तो रोम से बिलोंग करता है और न ही इंडिया से बिलोंग करता है। इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, ग्रीक जो है इसका सही प्रश्नों का आंसर है। चलिए, आपका पांचवा प्रश्न है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ डैश। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन इज दैट, सभ्यता वह है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट जो चलाता है, विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ, जो दिखाता है या जो बताता है इंसान को क्या चीज। ये आपसे पूछा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट अ मैन द पाथ ऑफ डेथ, यानी सिविलाइजेशन वह है जो इंसान को किस पे चलाता है, यानी क्या बताता है, उसके बारे में पूछ रहा है। क्या सिविलाइजेशन इंसान का हेल्प करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का हेल्प करना। क्या सिविलाइजेशन काम करता है, वर्क है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सिविलाइजेशन ड्यूटी है? तो बिल्कुल। सिविलाइजेशन किसी भी इंसान के ड्यूटी यानी कर्तव्य को दिखाता है, को बताता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और नीड मतलब क्या, सिविलाइजेशन जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम बढ़ते हैं, चलिए तो अब देखते हैं छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, है ना? समझिए, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल्स। आवर एंसेस्टर्स से मतलब हमारा पूर्वज, एंजॉयड मतलब पसंद था, डैश रूल कौन सा नियम हमारे पूर्वजों को पसंद था, आपसे ये पूछा जा रहा है ना? ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल यानी हमारे पूर्वज को कौन सा नियम अच्छा लगता था, क्या चीज वो पसंद करते थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यहाँ पे है नोबल। नोबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कुलीन, है ना? जो अच्छे फैमिली से आते हैं उसको कहा जाता है कुलीन, है ना? तो ये हमारे एंसेस्टर को नहीं थे और उनको पसंद भी नहीं था अच्छे खासे में बिलोंग करना। दूसरा है होम। जी, तो यही आपका सही आंसर है कि हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज को क्या पसंद था, तो होम रूल यानी घर में रहना, गांव में रहना, बसना पसंद था, है ना? फाइन मतलब सही, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गुड मतलब अच्छा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स को होम रूल पसंद था, यानी घर में रहना, गांव में रहना, ये उनको पसंद था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेन्स। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की ग्लोरी क्या है, इंडिया की खासियत क्या है, या फिर ऐसा कह ले इंडिया की चमक क्या है। इस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। इट रिमेन्स डैश, और इसकी जो खासियत है या ग्लोरी है वो हमेशा से क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना? कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया की ग्लोरी क्या है, और इट रिमेन्स, और ये हमेशा से डैश है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या इंडिया हमेशा से मूवेबल है? मूवेबल का मतलब होता है मूव कर जाना, यानी इंडिया की जो खासियत है, ग्लोरी है, वो क्या हमेशा मूव करते आ रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की जो ग्लोरी है मूवेबल नहीं है, ये ग्लोरियस है। ग्लोरियस तो ग्लोरी से ही बना है ग्लोरियस, तो बिल्कुल भी ये आपका गलत ऑप्शन है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं सुंदर, तो इंडिया का जो ग्लोरी है वो ब्यूटीफुल भी नहीं है। इंडिया का ये है ग्लोरी आपका क्या है, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव ना करे, जो स्थिर रहे, है ना? तो इंडिया एक ऐसा संस्कृति सभ्यता वाला देश है जो हमेशा से इसका जो संस्कृति और सभ्यता है वो अभी भी बरकरार है। जैसा कि हमने पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी संस्कृति और सभ्यता आज भी वही है। लेकिन कई सारे कंट्री का क्या है, कल्चर, सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, रून हो गया। लेकिन इंडिया का संस्कृति सभ्यता क्या है, आज भी इमूवेबल है, मतलब स्थिर है। चलिए
8वां प्रश्न है, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ। व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, यानी हमारे पूर्वज क्या चीज से संतुष्ट थे। ये जो देख रहे हैं सेटिस्फाइड, इसका मतलब होता है संतुष्ट। एंसेस्टर मतलब पूर्वज हो जाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या चीज से संतुष्ट थे, यानी क्या उनको पसंद था। तो सिटी, सिटी में रहना हमारे पूर्वज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टाउन तो वो भी हो गया, सिटी और टाउन में क्या अंतर है, दोनों तो सेम ही हो गया। तो सिटी में रहना पसंद नहीं था, टाउन में रहना पसंद नहीं था। हाँ, हमारे जो पूर्वज थे उनको छोटे से गांव यानी अपने गांव में रहना बहुत पसंद था, है ना। प्रोविनेंस ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, हु वर फेडहोस। फेडहोस कौन थे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसमें एक फेडहोस के जिक्र किया गया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये कौन थे, है ना। तो आपको बताना है, रूलर्स ऑफ इजिप्ट, क्या इजिप्ट के रूलर्स थे। रूलर्स ऑफ रोम, रोम के रूलर थे। रूलर्स ऑफ जापान, जापान के रूलर्स थे। रूलर्स ऑफ ग्रीक, ग्रीक के रूलर थे। आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आपको बता दें कि ना तो ये रोम के रूलर थे और न ही ये जापान के रूलर थे और न ही ये ग्रीक के रूलर थे। ये थे आपके रूल्स ऑफ ग्रीक, रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के ये क्या थे, रूलर्स थे यानी शासक थे। कौन, फेरहोल्स। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, माइंड इज अ डेंस, यानी गांधी जी के अनुसार माइंड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ डेंस, यानी दिमाग जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ये एक रेस्टलेस बुक है, क्या ये एक बेचैन किताब है, क्या ये एक बेचैन चिड़िया है, क्या एक रेस्टलेस बॉडी है, बेचैन शरीर है, या रेस्टलेस बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दिमाग जो है गांधी जी के अनुसार, ये जो दिमाग बेचैन है वो किसी किताब के बारे में नहीं बोले। ये इसमें आपको बोला गांधी जी जो बोले हैं कि माइंड क्या है, तो रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन चिड़िया है, ये स्थिर नहीं रहता है। ये इसको आप जितना बढ़ाओगे उतना ये चाहे, मतलब आज मेरे पास साइकिल है तो हम बाइक के लिए सोच रहे हैं, बाइक हो जाए तो कार के लिए सोच रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग में गांधी जी इसी सेंस में बोले हैं कि माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी एक बेचैन चिड़िया है, ये स्थिर नहीं रहता है माइंड। ठीक है, रेस्टलेस बॉडी की बात तो वो नहीं किए हैं और नहीं तो गांधी जी रेस्टलेस बनी की बात किए हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश के प्रश्न को लेकर के आऊंगा, ग्रामर का भी कराएंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्रिपरेशन करना, क्लास 12 का बेहतर रिजल्ट लाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।